वंदे मातरम छात्रों, आज की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है आदिकाल। आदिकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना गया है, जो कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक विद्वानों ने इसका समय निर्धारित किया है। आदिकाल अर्थात शुरुआत का काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल जो है वो आदिकाल है। आदिकाल के बारे में इसका पहला नामकरण आदिकाल है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अर्थात हिंदी का प्रथम काल होने की वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। वीरगाथा काल उस समय राजा महाराजाओं की यशोगान वीरता का वर्णन होने की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल ठीक समझा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी काल को वीर काल कहा। जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल ठीक वीरों की गाथाओं की वजह से विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कह दिया। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। हिंदी के विकास का, हिंदी की उत्पत्ति का पहला काल होने की वजह से, प्रारंभिक काल होने की वजह से मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। अर्थात इस समय हिंदी के बीज बोए गए थे। अपभ्रंश भाषा के बाद जो अगली भाषा बनी, हिंदी का जो साहित्य उत्पन्न हुआ, हिंदी का विकास चालू हुआ, तो हिंदी के बीज इसी आदिकाल में बोए गए थे। इसलिए बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा। उस समय राजा महाराजाओं के समय में चारण और भाट लोगों का प्रभुत्व था। चारण और भाट लोगों की वजह से इस राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल नाम दिया। राहुल सांकृत्या ने इसी काल को सिद्ध सामंत काल कहा। चारण, भाट, सिद्ध सामंत लोगों का आधिपत्य होने की वजह से राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। अब हम सब चलेंगे आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की प्रवृत्तियों की ओर। आदिकाल में क्या होता था, कैसा उस समय रहन सहन था, कैसी सामाजिक धार्मिक स्थिति थी, ये देखिए। पहला विषय है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। राजा महाराजाओं के आश्रय में कवि, साहित्यकार, लेखक जो विद्वान हुआ करते थे, वे केवल उनका काम था उन राजा महाराजाओं की प्रशंसा करना और उनसे धन अर्जित करना। इसीलिए उस समय के कवियों का मुख्य विषय राजाओं की प्रशंसा करना हो गया था, वीरता को वर्णन करना हो गया था। इसलिए आश्रयदाता राजाओं की उस समय प्रशंसा हुआ करती थी। दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, अर्थात जितने भी राजपूत राजा थे वो सब भारत को एक दृष्टि से ना देख करके केवल अपने राज्य, अपने प्रभुत्व, अपनी वीरता की लोलुपता में ही लगे रहते थे और उन्हें पूरे देश की चिंता नहीं थी। उसी समय मुसलमानों का आक्रमण हो गया था। भारत देश में मुसलमानों का आधिपत्य हो रहा था, आगमन हो रहा था और हमारे देश के राजा महाराजा, राजपूत राजा आपसी लड़ाई झगड़े में, आपसी मनमुटाव में ही बीते हुए थे। तो सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। तीसरा है युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। उस समय के जो लेखक, कवि, साहित्यकार जो भी हुए, उन्होंने हिंदी में या अपभ्रंश भाषा में, डिंगल पिंगल संस्कृत या जो अन्य भाषाओं में जो साहित्य लिखा है, उसमें अधिकतर युद्धों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ऐसा सुंदर, एकदम से सजीव वर्णन हो, तो युद्धों का बिल्कुल सुंदर और सजीव वर्णन किया है। चौथा है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। उस समय के राजा महाराजा आलसी, विलासी और अपनी वीरता के बारे में ही सोचने वाले थे, तो उस समय वीर रस की प्रधानता थी। कवि, साहित्यकार वीर रस में रचना रचा करते थे और उसके साथ उन राजाओं के मन में जो भावना थी, प्रेम की, विलासी प्रवृत्ति की, इस प्रकार से कवि लोग, साहित्यकार जान जाते थे कि राजा क्या चाहता है। उस प्रकार से श्रृंगार परक रचनाएं भी हुई। अगला है ऐतिहासिक वृत्तों की कल्पना का प्राचुर्य। मतलब जो इतिहास के हकीकत पन्ने हैं, इतिहास में जो वाकई में हुआ है
वो तो उन्होंने वर्णन किया ही है, लेकिन इसके साथ अपनी कल्पना के द्वारा जो हकीकत बात है उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी कल्पना से संजो करके और सुंदर बना दिया है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथों में अपनी कल्पना, अपनी सोच भी उन्होंने मर दी है। अगला है इस समय का साहित्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो रासो साहित्य से भरा पड़ा है। उस समय के कवियों ने अधिकतर रासो साहित्य लिखा है। जिस प्रकार से दलपति विजय नाम के कवि ने खुमार रासो की रचना की, जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन है, ये भी एक प्रबंध काव्य है। सारंगधर ने हम्मीर रासो लिखा, ये भी प्रबंध काव्य है। नल सिंह ने विजयपाल रासो प्रबंध काव्य की रचना की। और आदिकाल में महान काव्य लिखने वाले जगनिक, जिनको जन कवि जगनिक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक परमार रासो नामक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी के आदिकाल का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसको हम सब आलाखंड के नाम से जानते हैं। और आज भी ये आलाखंड जन जन में, घरों घरों में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आज भी घर घर में आलाखंड गाते हैं लोग बाग, जो एक बहुत प्रसिद्ध आला और रुदल की कहानी का वर्णन है। वीर गीत है, वीर प्रकाव्य है। अगला है नरपति नल, बीशल देव रासो, इन्होंने बीशल देव रासो की रचना की। अगला है केदार भट्ट। केदार भट्ट ने जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की रचना। मधुकर ने जयमयंग जयचंद्रिका की रचना की। अब आदिकाल में भाषा, आदिकाल में अधिकतर मुख्य भाषा डिंगल और पिंगल का आधिपत्य रहा है। मिश्रित अपभ्रंश भाषा भी रही, संस्कृत रही और अन्य भाषाएं भी इसमें, जिस प्रकार संस्कृत, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज, प्राकृतिक इत्यादि भाषाओं का जो है मिक्सचर रहा है उसमें। लेकिन उस समय की मुख्य भाषा डिंगल और पिंगल है। जब हिंदी की शुरुआती समय चल रहा था, अपभ्रंश का अंत हो रहा था और हिंदी की उत्पत्ति हो रही थी, हिंदी का विकास हो रहा था। आदिकाल में जिन कवियों ने जो रचनाएं रची हैं वो दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, षट्टक, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्राचुर्य रहा है। इस समय साहित्य में सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य, चारणी साहित्य और त्रिगीण साहित्य का उद्भव भी इसी समय से माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आदिकाल हुआ। आदिकाल का मुख्य यही रहा कि उस समय मुसलमानों का आगमन हुआ भारत में, और हिंदू राजा, जो राजपूत राजा थे, वो आपसी लड़ाई झगड़े में भिड़े रहते थे। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, उनमें एकता की भावना की कमी थी और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में, अपनी राज्य वृद्धि में, अपनी वीरता के गान में बीते हुए थे। और देश की चिंता न करके अपने ही स्वार्थ पूर्ति में बीते रहने के कारण मुसलमान शासक इस समय आने लगे और धीरे धीरे देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। आदिकाल यहीं तक।